हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आइए आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा ईवीएस है। ईवीएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडीज और हिंदी होता है पर्यावरणीय अध्ययन। ये हमारा 2018 का ईवीएस का फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन है, यह यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये ऑप्शन हमारा निगेटिव है। कोई भी हमारा शिक्षण अधिगम के समय को बर्बाद करता है, ये हमारा मिड डे मील का योजना नहीं हो सकता है। जो मिड डे मील योजना जो चलाया गया है, ये हमारा शिक्षण अधिगम को बर्बाद करने के लिए थोड़ी चलाया गया है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो हमारा मिड डे मील का योजना का लेना देना है शिक्षण अधिगम के साथ, जो इसको लाया गया है। तीसरा ऑप्शन यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान अवसर अवसर है। सही बात है। ये एक मतलब छात्रों को जो है ना अवसर प्रदान करता है मिड डे मील योजना, ताकि बच्चा आकर्षित हो। और ये एक सबसे प्रासंगिक है हमारे मिड डे मील योजना विद्यालय के लिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कूल बैग का कम वजन, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जितने सारे सब्जेक्ट के बुक होंगे, अगर कोई सीनियर सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 10 विषय होते हैं तो क्या हम उनको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो हमारा रहेगा उतना ही हमको रखना है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्ययनों की कम संख्या, ये ऑप्शन में सब में कम कर रहा है, हमारा पाठ्यक्रम को कम कर रहा है, विषय वस्तु को कम कर रहा है। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। अबोध का भार कम करने की जरूरत है। हाँ, ये हम कर सकते हैं। जो हमारा बच्चा है, जो बच्चा बहुत छोटा है, उसका उसका पाठ्यक्रम को हम कुछ कम कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन के समय बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए ना, तो आप सबसे बड़ा ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना। जिसमें हमको ये ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। कि सक्रिय रूप से भाग लेना, जहां ये सक्रिय वर्ड आपको दिखाई पड़ेगा, समझ लेना वही आंसर है। और वो आंख बंद करके आप वो ऑप्शन लगा के एग्जाम में आ सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का पूरा नाम जो है वो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का जो अर्थ होता है, ऑप्शन हमारा है जो थर्ड ऑप्शन होगा, विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। 65 का हमारा ये सॉल्यूशन दिया गया है, हम इसको पढ़ सकते हैं। 65 का हमारा ऑप्शन यही है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग होते हैं, उसे वैकल्पिक ढांचे के अंतर्गत रखा जाता है। वैकल्पिक ढांचा शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को भी बढ़ाता है। नवाचार को भी बढ़ाता है। ये हमारा व्याख्यात्मक उत्तर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है, मिथक। हाँ, ये हमारा मिथक है। ये हमारे मन का मिथ्या है, जो हमें ये बताता है जो महिलाएं जो है मनुष्य मतलब पुरुष की तुलना में कमजोर है। मिथक है ये। इसको आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। जो महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, ऐसा यह मानना एक मिथक है। जबकि रूढ़िबद्ध धारणा एक ऐसी मिथक है जिसे अब तक चुनौती नहीं दी जा सकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे हो, जो भारत में बिहार, तो आपको इसके लिए मैप को समझना होगा अच्छे से। आप मैप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है, यहाँ पे दिया गया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब सतत क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। देखो, सतत क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, पहला ऑप्शन हमारा होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसमें होता है? तो ये हमारा जो होता है चित्र चित चित चित्र कौशल में, चित्रण कौशल में हमारा होता है। इसको हम पढ़ सकते हैं, चित्रण कौशल के अंतर्गत स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझे की क्षमता के विकास पर बल दिया जाता है। इस कौशल में चित्रों द्वारा विभिन्न दूरियों तथा उसकी दिशाओं का चित्रण किया जाता है। दिशात्मक कौशल में दिशा संबंधित चित्रण पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, ये हमारा पहला ऑप्शन है। एनसीएफ 1995 में ये कहा गया है, आप इसको संक्षिप्त में पढ़ सकते हो। जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 1975 में प्रकाशित किया गया है था। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों के उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित, हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैप से रिलेटेड है। भारत में किस क्षेत्र में हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है? तो किस क्षेत्र में हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है? तो इसका आप लोग देख सकते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। हाँ, झूम कृषि के बारे में आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप देख लेना अच्छे से। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है ना, ये हस्तांतरित खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती है, ये बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। सत्य नहीं है। तो देखो, नदी बांध के उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम अगर सत्य है देखेंगे तो बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। जो स्वदेशी लोग होते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको अपनी जीवन रेखाओं से उन्होंने वो अलग रखते हैं, बांध जो होते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, सही बात है, पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है बांध। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को हो सकते हैं, सही बात है। तो ये है जो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारा, ये ग्रीन हाउस हमारा 73 है। 73 का हमारा क्या है? जल वाष्प
और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। हमारा जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब हमारा क्या है, कार्ब ये सब हमारा ग्रीन हाउस गैस है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ठंडे रेगिस्तान, तो ये रेगिस्तान में बहुत गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। 74 का हमारा दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन। 74 का हमारा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की विशिष्ट छाया में होते हैं। मतलब विशिष्ट छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं ना, हिमालय के विशिष्ट छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो ताजमहल के पीले होने का कारण जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड है। 75 का हमारा 3 है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ताजमहल के पीले होने का कारण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलकोंडा किला किस जिले में है? तो ये हमारा जो है ना काकतीय राजवंश में है। गोलकोंडा किला जो है ना काकतीय राजवंश में है। देखो, गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। काकतीय राजवंश ने करवाया था, ये आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जो 15 ग्राम मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये 45 ग्राम होगा। आप इसको देख सकते हो, ये हमको द्रव्यमान निकालना है। 77 हमारा है, 77 हम लोग ऊपर देख सकते हैं 77 का। सूत्र के अनुसार घनत्व और आयतन के गुणनफल को, मतलब घनत्व और आयतन का जो गुणनफल होता है ना, उस वो हमारा द्रव्यमान होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो हमारा अदिश राशि जो है वो आपका द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। देखो, अपारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी आपने पढ़ा होगा। तो अपारदर्शी ऐसा वस्तु है जिससे कोई भी हमारा प्रकाश का किरण गुजर नहीं सकता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 है, 10 किलोग्राम है? तो उसका भार जो है ना चंद्रमा पर, उसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 के, देखो द्रव्यमान जो है हमारा वो सेम होता है, लेकिन हमारा भार जो है ना बढ़ जाता है। तो भार हमारा जो होगा ना वो क्या होगा? तो हमारा भार हो जाएगा 60 न्यूटन, नहीं किलोग्राम होगा, 80 का 60, देखो 60 हो जाएगा। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं बताया गया है, लेकिन हमारा ये 60 होगा, 60 किलोग्राम होगा। ठीक है। एक विलय का विघटन दर क्या होता है? तो एक विलय का विघटन विघटन दर जो हमारा होता है वो हमारा होता है, किसी विलय का विघटन दर उसके सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विलय का सतह क्षेत्र बढ़ने पर उसके विघटन का दर भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमारा विलय का क्षेत्र क्षेत्र सतह पर पड़ता है। 81 का क्या हमारा आंसर? 4 है। क्या है? 81 का 4 सतही क्षेत्र है। ठीक है ना। देखो, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना है। हाँ, यही होगा इसका आंसर। 82 का सुषमा चाहती है कि, देखिए 1 नंबर आंसर है, यही आंसर हमारा होगा। जो बच्चों को जो है ना पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे, देखो यहाँ से हमारा पेडालॉजी स्टार्ट हो गया है। पेडागोजी आप देख लेना। ठीक है। हम अभी आपको ईवीएस पढ़ाया है और ये ईवीएस का पेडागोजी है। ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।